बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन कुरैशी मेरा खालाजाद कज़न था और बचपन में ही मेरा रिश्ता उससे तय हो गया था। हमारे दोनों खानदानों के दरमियान ये रस्म रिवाज की पुख्ता दीवार थी जो हमारी गुर्बत की मिट्टी में भी मजबूत समझी जाती थी। एहसन के वालिद मेरे खालूजान एक नफीस और उसूल पसंद इंसान थे। उनकी ज़िंदगी में रिश्ता हमारी अम्मी नुसरत बेगम के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद की अलामत था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खालू के इंतकाल के महज चंद माह बाद ही खाला जीनत बेगम के रवैये में एक सर्द महरी दर आई। उनके घर में जहाँ पहले मोहब्बत की गर्मजोशी महसूस होती थी, अब एक अजीब सी अजनबियत और बेरुखी रच बस गई थी। ये तब्दीली इतनी वाज़ेह थी कि अम्मी सिलाई करते हुए भी लंबी आह भरती थी और कहती थी, महक, दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। जब तक सहारा था हमारी इज्जत थी। खाला जीनत बेगम का ताल्लुक अब हमारी तंगदस्ती से था। वो अब इस रिश्ते को बोझ समझने लगी थी। उनके बेटे एहसन, जो कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके शहर में एक मामूली सी नौकरी कर रहा था, उसके लिए वो किसी अमीर घर की बेटी लाने का ख्वाब देखने लगी थी। उन्हें यकीन था कि दौलत ही उनके बेटे का मुस्तकबिल संवार सकती है और हमारे घर की छोटी सी बस्ती में और हमारे घर की गुर्बत उसके रोशन मुस्तकबिल के रास्ते में एक रुकावट थी। हमारी छोटी सी बस्ती में गुर्बत एक ऐसी बदनामी थी जिसे लोग छुपाने के बजाय तानों से उजागर करते थे। अम्मी नुसरत बेगम सिलाई करके बमुश्किल घर चलाती थी। उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, मगर पेट की आग सिलाई की मशीन को चलाती रहती थी। भाई राफे, जो अभी जवान था, एक मकामी वर्कशॉप में दिन भर मजदूरी करता, काले तेल और पसीने में लथपथ घर आता। उसके हाथ मेहनत की सच्चाई बयान करते थे, मगर खाला की नज़र में ये सब कुछ भी ना था। मैं खुद एक चुप रहने वाली लड़की थी जो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती और कोशिश करती कि खाला के तानों से बच सकूं। मगर खाला जीनत बेगम को तो गोया बहाना चाहिए था। जब भी वो हमारे घर आती, उनकी ज़बान में जहर भरा होता। नुसरत, तुम्हारा क्या हाल है? वो बैठते ही पूछती, मगर जवाब सुने बगैर तंज का तीर बरसाना शुरू कर देती। खाला हर बार जब लौटती तो किसी नए अमीर रिश्ते का किस्सा सुनाती जो उन्होंने एहसन के लिए देखा या सुना है। एक दिन तो वो कह गई, नुसरत, तुम ही बताओ, ये तुम्हारी बेटी कब तक मेरा बोझ बनेगी? रिश्ता है या कोई जंजीर? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने उन्हें वहीं रोक लिया। उन्होंने कहा, जीनत, बचपन का रिश्ता है, मैंने कभी बोझ नहीं समझा। जो तुम चाहोगी वही होगा, बस एहसन का दिल दुख ना जाए। खाला ने एक सर्द निगाह डाली और कहा, एहसन वही चाहेगा जो उसकी माँ चाहेगी। ऐसे ही महीने गुजरते गए, साल भर गुजर गया। एक शाम भाई राफे मजदूरी से वापस आया तो उसने अपना हाथ धोते हुए कहा, अम्मी, मेरा दोस्त कहता है जीनत खाला ने अपने घर के सामने वाले अमीर मोहल्ले में एक दिन किसी औरत से बहुत लंबी बात की थी जो किसी ऊंचे खानदान से लगती थी। अम्मी ने चौंक कर सिलाई मशीन रोक दी। उनके चेहरे पर परेशानी की एक लहर दौड़ गई। कौन थी वो? क्या बात हो रही थी? अम्मी की आवाज़ में घबराहट थी। राफे ने कंधे उचकाए, पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी ने अगले दिन खाला के घर जाने का फैसला किया ताकि इस उलझन को ख़त्म किया जा सके। वो चाहती थी कि या तो वो इनकार कर दें या फिर हाँ करके इस इंतज़ार को ख़त्म कर दें। मैंने उस रात दुआ की कि काश कोई मुआवजा हो जाए। अगले दिन जब हम सब घर पर मौजूद थे और अम्मी जाने की तैयारी कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक गैर मुतवक्की सुबह थी। दरवाज़ा खुला तो सामने खाला जीनत बेगम खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उनकी अमूमी तल्ख मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अम्मी हैरान हुई, जीनत, तुम? सब खैरियत? खाला ने अंदर आते हुए कहा, नुसरत, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, बैठो। उनकी आवाज़ में पहले किसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी जो मुझे खौफजदा कर रही थी। ये कैसा अजीब पलटाव था। मेरा दिल धक धक करने लगा। वो अचानक बगैर किसी ताने के खुद क्यों आई थी? खाला ने बैठकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है। अम्मी ने गहरी सांस ली। किस बारे में जीनत? खाला ने मेरे चेहरे को देखा और फिर अम्मी को मुखातिब करते हुए एक ऐसी बात कही जो पिछले तमाम महीनों की तकलीफ, इंतज़ार और तंज को एक पल में बदल सकती थी। मगर उसमें एक अनदेखी शर्त छुपी थी। हम ये रिश्ता निभाएंगे। एहसन की शादी महक से ही होगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा मामला है। मैंने दरवाजे की ओर से सुना। मेरे और अम्मी के चेहरे पर हैरत के मिले जुले तासुरात थे। ये कैसा मामला था? अम्मी ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या मामला है? जीनत, क्या तुम किसी शर्त की बात कर रही हो? खाला जीनत बेगम ने मुस्कुराकर एक और गहरा राज छुपाने वाला जवाब दिया, शर्त नहीं नुसरत, बस वक्त की नज़ाकत है। एहसन आजकल एक बहुत बड़ी जगह पर काम कर रहा है और उसका बॉस चाहता है कि वो जल्द अज जल्द जिंदगी में सेटल हो जाए। ये उसकी तरक्की का मामला है। अम्मी को शक हुआ, मगर एहसन के मुस्तकबिल के लालच ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया।
खाला की वापसी के बाद अम्मी दिन रात फिक्रमंद रहने लगी कि जीनत बेगम का असल इरादा क्या है। उनका लहजा तो नरम था, मगर उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। अम्मी बार बार कहती, महक, जीनत ने कोई खेल खेला है, मुझे उसकी नीयत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतनी जल्दी राजी होना, वो भी बगैर किसी ताने के। मैं भी परेशान थी। इसी कश्मकश में 2 दिन बीत गए। फिर खबर मिली कि जीनत बेगम एक अमीर खानदान में एहसन के लिए रिश्ता देख रही हैं। ये खबर हमें एक हमसाये के जरिए मिले, जिसने जीनत खाला को एक बहुत बड़ी कार में किसी नामालूम खातून के साथ जाते हुए देखा था। अम्मी के चेहरे की रंगत उड़ गई, उनके हाथ से सिलाई मशीन का धागा छूट गया। ये क्या मजाक है मेरे साथ? वो टूट कर बोली, उसने 2 दिन पहले खुद आकर हाँ की थी, और अब ये खबर। वो बार बार कहती, अगर ये रिश्ता टूट गया तो लोग बातें बनाएंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरा गली में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसा मुआशरती खौफ था जो गुर्बत से ज्यादा तकलीफ दे था। अम्मी ने भाई राफे को काम से जल्द बुला लिया। राफे जब आया तो उसके चेहरे पर भी तशवीश थी। अम्मी ने उसे देखा और सीधा कहा, राफे, आज ही बात करो, मैं इस तरह की कश्मकश में जिंदा नहीं रह सकती। आज या तो सब खत्म हो जाएगा या फिर सब कुछ शुरू। राफे ने अपने माथे पर पड़ी तेल की लकीरों को साफ किया और सर हिलाया। ठीक है अम्मी, मैं अभी खाला के घर जाता हूँ और एहसन से भी बात करूंगा। राफे का जाना गोया एक आखिरी फैसला कुन मार्का था। मैं दरवाजे के पीछे कान लगाए खड़ी थी। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो अभी बाहर निकल आएगा। मैंने राफे को सादे कपड़ों में घर से निकलते हुए देखा। मैं अंदर आकर बिस्तर पर बैठ गई, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर यह मुमकिन नहीं था। इसी असना में मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ आई। उस पुरसुकून आवाज़ ने मेरे मुस्तरब दिल को थोड़ा ठहराव बख्शा। मैंने दुपट्टा ओढ़कर जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे दिल की सच्ची दुआ थी, या अल्लाह हमारी इज्जत रख ले। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं जिंदा रहने के लायक नहीं रहूंगी। लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुआशरा मुझे जीने नहीं देगा। मैं अपने बचपन के रिश्ते को नहीं खोना चाहती। मैं काफ़ी देर सजदे में पड़ी रही, गोया सारी दुनिया की परेशानी मेरे वजूद पर आन पड़ी थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। बाहर गली में सन्नाटा था। तकरीबन 11 बजे मुझे गली के मोड़ पर राफे की मोटरसाइकिल की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मुझे गूंजती हुई महसूस हुई। वो आवाज़ मेरी उम्मीदों की आखिरी गूंज थी। जब उसने गेट खोलकर अंदर कदम रखा तो अम्मी तेजी से आगे बढ़ी। राफे के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो चुपचाप अंदर आकर बैठ गया। क्या हुआ राफे? अम्मी ने इस तरह से पूछा। बोलो, मुझे और इंतज़ार मत करवाओ। राफे ने लंबी सांस दी और अपना सर झुका लिया। खाला बहुत गुस्से में थी। उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया। वो कहने लगी कि तुम लोग सिर्फ मेरे बेटे का पीछा कर रहे हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा और ना ही मैं तुम लोगों को अपना रिश्तेदार मानती हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर अम्मी के चेहरे की रंगत बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो बेजान सी होकर बैठ गई। और एहसन? मैंने पहली बार आवाज़ निकाली। राफे ने मुझे देखा। एहसन? वो चुप था। वो नज़रें चुरा रहा था, मगर जब मैं वापस आ रहा था तो उसने एक अजीब काम किया। राफे ने कहा और एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने ये मेरे हाथ पर रख दिया जल्दी में और कहा कि ये सिर्फ महक के लिए है। ये ट्विस्ट, एहसन का इनकार करने के बाद चुपके से एक राजदाराना पैगाम भेजना, मेरी उस रात की अजियत में एक नई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर गया, जो अगले मोड़ का पेश खैमा साबित हुई। रात गए दरवाज़ा खटका तो मैंने पूछा, कौन? राफे की आवाज़ आई, मगर उसमें वो गूंज नहीं थी जो हमेशा होती थी। चेहरा उतरा हुआ था। वो और अम्मी अंदर दाखिल हुए। कमरे में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो हज़ारों लफ्ज़ों से ज़्यादा बुलंद थी। मैं आगे बढ़ी और राफे के करीब जाकर बैठी। राफे का हाथ मेरे कंधे पर था, मगर उसमें तसल्ली के बजाय मायूसी थी। उसने आहिस्ता से कहा, जीनत खाला ने इनकार कर दिया, साफ इनकार, और कहा है कि अगर हम दोबारा आए तो वो सबके सामने हमारी बेइज्जती करेंगी। ये सुनकर मुझे लगा जैसे ज़मीन हिल गई। मेरे कानों में सनसनाहट होने लगी। अम्मी रोते हुए अपनी नज़रें चुरा गईं। उनकी नज़रों में सिर्फ एक ही एहसास था, शर्मिंदगी और नाकामी का। राफे ने कहा, अम्मी, अल्लाह की मर्जी बेहतर है, हिम्मत मत हारें, अल्लाह कोई बेहतर रास्ता दिखाएगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, महक का भाई, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। भाई की बातें मुझे तसल्ली दे रही थी, मगर मेरा ज़मीर और मेरा दिल इस फैसले को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं रोने लगी, मगर मेरे आंसू खामोश थे। ये आंसू उस माशरे के लिए थे जो एक औरत की किस्मत का फैसला करता है। मैंने सिसकते हुए कहा, आप मर्द हैं राफे भाई, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आप बाहर जाकर काम कर सकते हैं, लोगों का सामना कर सकते हैं, मगर माशरा तो औरत को जीने नहीं देता।
जिसका रिश्ता टूट जाए वो सारी जिंदगी तानों का बोझ उठाती है। मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे अल्फाज सुनकर राफे का दिल पिघल गया। वो उठा और मेरे सर को सहलाते हुए कहा, जब तक राफे जिंदा है कोई तुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। तुम बस चुप रहो, मैं सुबह शहर जाकर कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम ये बस्ती छोड़ देंगे। वो रात मेरी आंसुओं में गुजरी। मैंने हसन का भेजा हुआ मुड़ा हुआ कागज खोला तो उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सुबह 4 बजे मस्जिद के करीब अकेली आना। ये एक खुफिया पैगाम था जो मेरी तमाम परेशानियों में एक गैर मामूली उम्मीद का दिया जला गया। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, मैं दबे पांव घर से बाहर निकली। फजर का वक्त था, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा। मेरे कदमों की आहट भी मुझे खौफजदा कर रही थी। मैं मस्जिद के करीब पहुंची तो एक साया सा दरख्त के नीचे खड़ा था। यह एहसन था। बहुत परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। एहसन, तुमने ये क्या किया? मैंने आहिस्ता से पूछा। तुमने कल इनकार क्यों किया? वो मेरे करीब आया मगर मेरे चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर सका। महक, तुम्हें नहीं पता मेरी माँ क्या कर रही है, उसने दबी आवाज में कहा। वो मेरे लिए एक बहुत अमीर लड़की का रिश्ता लेकर आई है, मिसेस शाह की भांजी। अगर मैं इनकार करता तो वो मुझे घर से निकाल देती और मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती। ये मेरी तरक्की का मामला है। मैं हैरान रह गई। नौकरी या मोहब्बत? एहसन, तुम्हें क्या चाहिए? एहसन ने अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक लालच की चमक थी जो मेरे दिल को खटक गई। महक, तुम मेरी इज्जत हो, ये बात सच है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, ये सुनो। उसने मेरे कान में सरगोशी की। मिसेस शाह की भांजी का रिश्ता सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है। असल में मिसेस शाह ने मेरी माँ को एक बड़ा वादा दिया है और उस वादे की तकमील के बाद ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना सकता हूँ। कौन सा वादा? मैंने पूछा। एहसन ने कहा, बस तुम मेरी माँ से बात मत करना। वो अभी फिर से तुम्हारे घर आएंगी और एक फैसला सुनाएंगी। तुम्हें वो फैसला कबूल करना होगा। ये सब मेरी मोहब्बत के लिए एक छोटी सी कुर्बानी होगी। उसके बाद हम हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। मैं कंफ्यूज हो गई। उसकी आंखों की लालच और उसकी जबान की मोहब्बत में एक बहुत बड़ा तजाद था। उसने मुझे फौरन वापस जाने को कहा। चलो जल्दी जाओ, कोई देख न ले। मैं वापस आ गई। दिल में हजारों सवालात थे। मैं घर पहुंची तो अम्मी जाग रही थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया मगर मेरा चेहरा देखकर वो परेशान हो गई। कहाँ थी तुम? अम्मी ने डांटा। बस वो पानी लेने के लिए गई थी। मैंने झूठ बोला। मैं इंतजार करने लगी एहसन के वादे का, उस खौफनाक राज का। मैंने एहसन को मस्जिद के करीब देखा। उसके लहजे में उजलत थी, खौफ था, मगर एक छुपी हुई चालाकी भी थी जो मुझे उसकी मोहब्बत के खोल के अंदर नजर आई। फजर के वक्त दरवाजे पर दस्तक पिछले दिन की खामोश रात का नतीजा थी। दस्तक तेज थी, गोया कोई अपने गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। मैं बरामदे में चादर ओढ़े बैठी थी। दिल में एहसन की बात गूंज रही थी कि वो अभी फिर से तुम्हारे घर आएंगी और एक फैसला सुनाएंगी। मैंने पर्दा हटाकर देखा। बरामदे में खाला जीनत बेगम बैठी थी मगर उनका लिबास कल से भी ज्यादा कीमती था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तंजिया मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट फतह की थी, हार की नहीं। अम्मी नुसरत बेगम तेजी से बाहर आई। उनके चेहरे पर खौफ और गुस्सा एक साथ था। जीनत, तुम फिर आ गई? अम्मी ने सख्ती से पूछा। कल तो तुमने इनकार किया था, अब क्या लेने आई हो? जीनत बेगम ने आराम से बैठकर मुझे और अम्मी दोनों को घूरा। उनके लहजे में अब की बार तंज की बजाय एक सर्द हुक्म था। तो फिर आप राजी हैं या नहीं? अगले जुमे निकाह होगा। कोई पूछगछ नहीं, कोई बारात नहीं, कोई जहेज नहीं, बस निकाह। अम्मी हैरान हुई, गोया उनके दिमाग ने ये बात कबूल करने से इनकार कर दिया हो। क्या? कल तो तुमने इनकार किया था और आज ही अचानक? क्या हो गया है तुम्हें? जीनत बेगम ने एक ठंडी सांस ली और अपने जेवरात पर हाथ फेरा। नुसरत, तुम्हारा बेटा राफे जब वापस गया तो एहसन ने घर में हंगामा कर दिया। वो कहता है कि महक मेरी इज्जत का सवाल है, अगर वो टूट गया तो वो खुदकुशी कर लेगा। उन्होंने आंख मारी और कहा, वो अपनी माँ की इज्जत का भी उतना ख्याल नहीं रखता। मैं छुप कर सुनने लगी। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या वाकई एहसन ने खुद कहा? क्या उसकी मोहब्बत ने आखिरकार उसकी माँ की लालच पर गालिब पा लिया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे मगर इनमें एक खटका भी था। कल एहसन ने मुझे बताया था कि ये एक दिखावा है, एक खुफिया खेल का हिस्सा। क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? क्या वो मुझे धोखा दे रहा था? क्या ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि मैं उसके मंसूबे में शामिल हो जाऊं? उसी वक्त राफे अंदर आया। वो खाला को देखकर हैरान हुआ। अम्मी ने उसे सारी बात बताई। राफे ने सोचा, अगर एहसन खुद ये सब कर रहा है तो मैं क्यों रुकावट बनूं? राफे का भाई वाला जज्बा जाग उठा। उसने फौरन कहा, ठीक है खाला, जैसे आप चाहें।
यह हमारे लिए इज्जत की बात है। निकाह अगले जुमे ही होगा। राफी का ये फौरी फैसला हमारे घर की तमाम परेशानियों को ख़त्म कर सकता था। मेरे लबों पर पहली बार एक हकीकी मुस्कुराहट आई, मगर दिल में खौफ के साए घूम रहे थे। जीनत बेगम ने एक फातिहाना मुस्कुराहट दी और कहा, अच्छा है, तुम लोग जल्दी समझ गए कि ये फैसला एहसन का है। वो चाहता है कि शादी फौरन हो जाए और वो महक को लेकर शहर चला जाए। मेरा कोई कसूर नहीं। वो उठी और चलते चलते एक और ट्विस्ट दे गई। निकाह के फौरन बाद महक को एहसन के साथ जाना होगा। यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। शादी के बाद वो मेरी तरफ से फारिग है। ये शर्त एक नई कहानी का आगाज़ थी, एक ऐसी कहानी जिसमें मेरा ससुराल नहीं बल्कि शहर की गुमनामी थी। उस दिन के बाद घर में अजीब सी गहमा गहमी शुरू हो गई। अम्मी और राफे दोनों खामोशी से निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मैंने खुद को एहसन के साथ शादी की खुशी में उलझा दिया, मगर मेरे दिल का एक कोना मुसलसल मुझे चैलेंज कर रहा था कि ये सब एक ड्रामा है। मैंने एहसन से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन बंद था। उसकी खामोशी मुझे परेशान कर रही थी। निकाह के दिन तक मैंने एहसन को नहीं देखा। वो शहर में काम कर रहा था और जीनत खाला ने कहा कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। ये भी एक अजीब सी बात थी कि उसकी शादी हो रही है मगर वो खुद मौजूद नहीं। खैर, जुमे का दिन आ गया और सादगी से निकाह हो गया। कुछ रिश्तेदार आए, मगर सबको खाला की तरफ से कहा गया था कि यह एहसन की ख्वाहिश है सादगी से निकाह करने की। निकाह सादगी से हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाला जीनत बेगम ने शर्त रखी थी। मोहल्ले के चंद लोग और चंद करीबी रिश्तेदार आए थे। एहसन सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था, मगर उसके चेहरे पर न वो खुशी थी जो दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए और न ही वो शर्मिंदगी जो अपनी माँ के फैसलों पर होती है। वो एक बेजान मौत की तरह बैठा रहा। जब मैं निकाह के बाद उसके पास आई तो उसने मेरे हाथ को नरमी से थामा और कहा, अब सब बेहतर होगा, फिक्र मत करो महक। उसके लहजे में यकीन दहानी थी, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कहानियां सुना रही थी। हमारे घर में 2 दिन की रुखसत तय थी। ये 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। रुखसती के बाद खाला जीनत बेगम का रवैया फौरन बदल गया। वो अब खुलकर सामने आई, कोई पर्दा नहीं रखा। वो हर वक्त मुझे झिड़क देती, जलील करती। अच्छा है, ये मुफ्त का सामान मेरे बेटे के गले पड़ गया। वो बुलंद आवाज में कहती, मैंने तो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर एहसन वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी सुनता है। वो ताने देती कि मैंने बेटे पर जादू कर दिया है और अब मेरी वजह से उसका अमीर घराने में रिश्ता टूट गया है। मैं खामोश रहती, मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती, मगर मैं रोती नहीं। मैं जानती थी कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एहसन अपनी माँ के सामने चुप रहता। वो मेरी तरफ देखता और आंखों में माजरत का इशारा करता, मगर कुछ कहता नहीं। दूसरे दिन शाम को एहसन घर आया और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे मुखातिब किया, महक, सामान पैक करो। मेरा दिल कांप गया। कहाँ जाना है? मैंने डरते डरते पूछा। क्या खाला, उन्होंने मुझे निकाल दिया है? एहसन ने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरा। नहीं, मैं तुम्हें शहर ले जा रहा हूँ। मैं हैरान रह गई। मगर क्यों? हम अभी 2 दिन पहले ही तो आए हैं। एहसन ने मेरे हाथों को पकड़ा और मेरी आंखों में देखा। माँ तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी, तुम यहाँ रहकर सिर्फ जलील होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहर में मैंने एक छोटा सा कमरा लिया है, हम वहाँ जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। उसकी बातों में एक नई उम्मीद थी, मगर उसके अंदर एक घबराहट भी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे कि एहसन ने आखिरकार मेरे हक में फैसला किया, चाहे ये फैसला डर की वजह से ही क्यों ना हो। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया। अम्मी नुसरत बेगम को जब पता चला कि हम जा रहे हैं तो वो बहुत खुश हुई, मगर उनके चेहरे पर एक दिखावे की उदासी भी थी। जब हम घर से निकले तो खाला जीनत बेगम बाहर खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखा और एक तंजिया मुस्कुराहट दी। जा रही हो? अच्छा है, मेरे बेटे को अब सुकून मिलेगा। तुमने जादू कर दिया है महक, मगर याद रखना ये जादू ज़्यादा देर नहीं चलेगा। एहसन ने अपनी माँ की तरफ देखा और एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो बस खामोशी से मुझे साथ ले आया और हम बस्ती से बाहर निकल आए। सफ़र शुरू हुआ। हम एक बस में बैठे। एहसन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मगर उसकी नज़रें बार बार बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा, एहसन, वो कमरा कहाँ है? एहसन ने गहरी सांस ली और उस ट्विस्ट का इंकिशाफ किया जिसने मेरी नई जिंदगी की बुनियाद को हिला दिया। महक, सच कहूँ तो मैं तुम्हें सीधा अपने काम की जगह ले जा रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ी और अमीर खातून के घर ड्राइवर हूँ और वहाँ हम दोनों को रहने की जगह दे रही है वो। मैं सकते में रह गई। एक नौकरी की तरह रहना, ये वो नई जिंदगी नहीं थी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। वो एक खूबसूरत और बेऔलाद औरत है। उनके पास एक बहुत बड़ा घर है
उन्होंने मुझे ड्राइवर क्वार्टर दिया है, यह हमारा नया घर होगा। उसने मेरे चेहरे पर खौफ देखा और फौरन कहा, मगर फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छी खातून है, वो मेरा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। शहर की चकाचौंध रोशनियों में हम दाखिल हुए, मगर मेरे दिल में कोई रोशनी नहीं थी। एहसन ने मुझे मिसेस शाह की कोठी के छोटे से क्वार्टर में उतारा। ये एक छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा था जो उस कोठी की आलीशान दीवारों के साए में छुपा हुआ था। जब मैंने मिसेस शाह की कोठी को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक महल की तरह थी और मैं उस महल के ड्राइवर क्वार्टर में रहने वाली थी। ये मेरी किस्मत का नया फैसला था। एहसन ने मुझे तसल्ली दी, ये कुछ दिन की बात है, मैं मेहनत करूंगा, फिर हम अपना घर ले लेंगे। मगर मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। मिसेस शाह खुद कोठी से बाहर आई, एक खूबसूरत और सजी संवरी औरत। उनकी उम्र 40 के लगभग थी, मगर वो बहुत कम उम्र लग रही थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बहुत सर्द और गहरी थी। वो मेरे करीब आई, मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और बोली, आ गई मेरी बच्ची, तुम बहुत खूबसूरत हो। उनकी आवाज़ में बहुत नरमी थी, मगर मुझे उनकी ये नरमी गैर फितरी लगी। मिसेस शाह ने शुरू दिन से ही मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना खाना खुद भेजती और हर चीज़ में मेरी मदद करती। एक दिन वो खुद क्वार्टर में आई और घर सजाने में मेरी मदद करने लगी। महक, ये तुम्हारा घर है, इसे वैसे ही सजाओ जैसे तुम चाहती हो। मैं उनके अखलाक से मुतासिर हुई। वो इतनी अमीर थी मगर इतनी हमदर्द क्यों थी? मुझे लगा शायद दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं उनके इस रवैये को समझ नहीं पा रही थी, मगर उनकी मेहरबानियां मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम न रहा। चंद दिन के बाद एहसन का एक्सीडेंट हो गया। वो मिसेस शाह की कीमती गाड़ी को रात गए कहीं से ला रहा था जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। एहसन शदीद जख्मी होकर अस्पताल में था और उसकी नौकरी खतरे में थी। इस हादसे ने मेरी दुनिया को दोबारा हिला दिया। मैं तन्हा और बेबस थी। कोठी का माहौल बदल गया। मिसेस शाह अब कम ही क्वार्टर में आती और उनकी नौकरानी भी मुझसे कम ही बात करती थी। मैं अस्पताल के चक्कर लगाती रही और खुदा से दुआ मांगती रही। मैं अस्पताल से वापस आई तो क्वार्टर में मिसेस शाह बैठी थी। उनका चेहरा बहुत संजीदा था। एहसन को ज़्यादा चोट लगी है महक, डॉक्टर कहते हैं कि उसे ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैंने रोते हुए कहा, फिर अब क्या होगा? हमारी नौकरी? मिसेस शाह ने मेरी बात काट दी और अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। फिक्र मत करो, नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। महक, मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी और एहसन की जिंदगी बदल सकता है। उनके लहजे में एक अजीब सी गहराई थी। मैं हैरान हुई, क्या काम? उन्होंने माहौल को देखा और आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो कि मैं बेऔलाद हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मगर मुझे औलाद की नेमत नहीं मिली। उन्होंने अपनी आवाज़ को मजीद धीमा कर दिया। अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। मेरे कानों में 20 लाख का लफ्ज़ गूंजा। इतनी बड़ी रकम, हमारे तमाम मसाइल ख़त्म हो सकते थे। मैंने पूछा, क्या काम है? मिसेस शाह ने गहरी सांस ली और उस ट्विस्ट का इंकिशाफ किया जिसने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। तुम्हें मेरे लिए बच्चा पैदा करना है। वो मेरे चेहरे के तासुरात देखकर मुस्कुराई। ये मत समझो कि मैं तुम्हें किसी गैर मर्द के पास भेजूंगी। ये सब साइंसी तरीके से होगा। मैंने एक बहुत बड़ा साइंसी प्रोजेक्ट शुरू किया है और तुम उसका हिस्सा बन सकती हो। वो मेरे हाथ पर कुछ नोट रखकर चली गई। मैं साकत रह गई। मेरे दिल में लालच और ज़मीर की जंग शुरू हो चुकी थी। मिसेस शाह के 20 लाख रुपए की पेशकश ने मेरे और एहसन के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जिसमें ज़मीर और गुर्बत की जंग हो रही थी। मैं रात को अस्पताल में एहसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। एहसन का पाँव टूटा हुआ था और वो लेटा हुआ था। मैंने उसे नोट दिखाए। वो नोटों को देखता रहा। उसकी आंखों में तकलीफ के बजाय एक नई चमक थी, लालच की चमक। तुम्हारी मर्जी महक, वो बोला। अगर पैसे मिल जाएं तो हमारा मुस्तकबिल बदल जाएगा। हम इस गुर्बत से निकल जाएंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये सिर्फ 9 महीने की बात है। उसकी बातों ने मेरे ज़मीर को कमज़ोर कर दिया। मैंने सोचा, अगर ये साइंसी तरीका है तो ये गुनाह नहीं है, यह सिर्फ एक सौदा है। अगले दिन मिसेस शाह मुझे शहर के एक बहुत बड़े और पोशीदा क्लिनिक ले गई। ये क्लिनिक किसी पुराने महल की तरह था, बहुत साफ सुथरा मगर बहुत सर्द और खामोश। अंदर बहुत कम लोग थे। मिसेस शाह मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ एक बूढ़ा डॉक्टर सफ़ेद कोट में बैठा था। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। वो अजीब मशीनें, टेस्ट और दवाइयाँ। उन्होंने मुझसे बहुत कम बात की, सिर्फ साइंसी इस्तेलाहात इस्तेमाल की। डॉक्टर ने मेरा खून लिया और कुछ अजीब सी मशीनें मेरे जिस्म पर लगाई। मेरे दिल में खौफ बैठ गया। वापस आई तो मेरा बदन टूट रहा था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था।
मिसेस शाह ने मुझे दवाइयों का एक पूरा पैकेट दिया और कहा कि इन्हें वक्त पर खाना है। याद रखना महक, ये सिर्फ साइंसी काम है, कुछ और नहीं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। चंद दिन के बाद एक लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। मिसेस शाह खुशी से झूम उठी। उन्होंने हमारा क्वार्टर का किराया माफ़ किया, खर्च दिया और कहा अब तुम्हें कोई काम नहीं करना, एहसन की नौकरी वही है, तुम घर में आराम करो। मेरे लिए एक नौकरानी भी रखी गई जो सिर्फ मेरे काम करती थी। मुझे तमाम आसाइशें मिल रही थी। मैं हैरान थी कि एक बच्चे के एवज़ इतनी आसाइशें। मेरा ज़मीर मुझ पर बोझ बन रहा था, मगर ये आसानियाँ मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। मिसेस शाह रोज़ मेरे पास आती और मेरे खाने पीने का ख्याल रखती। तुम्हें गोश्त को हाथ नहीं लगाना महक, वो सख्ती से कहती। सिर्फ दूध पियो, दूध और फल। तुम्हारे बच्चे के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है। मैं हैरान थी कि बच्चे के लिए गोश्त क्यों मना है। मैंने पूछा भी, मगर मिसेस शाह ने बात टाल दी और कहा यह डॉक्टर की हिदायत है। मैंने एहसन को अस्पताल में बताया कि मैं हामला हूँ, तो वो खुश हुआ। देखो, मैंने कहा था ना सब बेहतर हो जाएगा। मगर उसकी खुशी में भी एक सर्द महरी थी। वह पहले से भी ज़्यादा दूर लग रहा था। उसकी तमाम तवज्जो 20 लाख रुपए पर थी। 2 किलो दूध रोज़ाना आता, ताज़ा, खालिस, और उसके साथ फलों की एक पूरी टोकरी। ये मेरी नई खुराक थी जो मिसेस शाह ने मेरे लिए ख़ास तौर पर मुकर्रर की थी। मगर मेरे दिल में गोश्त खाने की शदीद ख्वाहिश जाग रही थी। मैं चाहती थी कि अच्छा खाना खाऊं, मगर डरती थी। मिसेस शाह के सख्त लहजे और उनकी सर्द आंखों ने मुझे पाबंद रखा था। एहसन अस्पताल से घर आ चुका था, मगर वह पहले जैसा एहसन नहीं था। उसकी तमाम गुफ्तगू सिर्फ पैसे, मुस्तकबिल और मिसेस शाह की मेहरबानियों के गिर्द घूमती थी। सिर्फ 9 महीने की बात है, सब्र करो, एहसन हर बार यही कहता। उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। मगर मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। इस खौफ की वजह वो बात थी जो मैंने डॉक्टर के मुंह से सुनी थी, जीनियाती साख्त में तब्दीली। मुझे लगा जैसे मेरे पेट में पलता बच्चा आम नहीं है। बच्चे की हरकत 5वें महीने में शुरू हुई, मगर यह हरकत बहुत अजीब थी। जब वो हरकत करता तो मेरा जिस्म सुन्न हो जाता। कभी एक अजीब सा झटका लगता, गोया उसके जिस्म में कोई नोकीली चीज़ है। मैंने एहसन से पूछा, एहसन, क्या तुमने मिसेस शाह से कभी पूछा कि यह कौन सा तजुर्बा है? एहसन ने गुस्से से मुझे देखा। महक, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हमारा काम सिर्फ पैसा लेना है, उनके कामों में टांग नहीं अड़ानी। उसकी बातों में बेहिसी थी। वो एक मशीन बन चुका था जो सिर्फ मिसेस शाह के इशारों पर चलती थी। एक शाम मिसेस शाह अपने घर के फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं क्वार्टर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। मैंने सुना वो कह रही थी, प्रोफेसर, ये कामयाब हो जाएगा, मैं बहुत मुतमईन हूँ। वो फिर बोली, हाँ, उसकी माँ को सिर्फ दूध दिया जा रहा है, उससे बच्चे की साख्त में कोई खराबी नहीं होगी। मैं कांप गई। प्रोफेसर, साख्त, ये क्या चल रहा था? ये सब साइंसी इस्तिलाहात मुझे खौफजदा कर रही थी। मैंने मिसेस शाह के वापस जाने का इंतज़ार किया और फिर एहसन से बात की। मैंने सुना, एहसन, वो किसी प्रोफेसर से बात कर रही थी और कह रही थी कि बच्चे की साख्त में कोई खराबी नहीं होगी। एहसन परेशान हुआ, मगर उसने अपने आप को संभाल दिया। महक, तुम पागल हो रही हो, परेशानी की वजह से तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है। उसने मेरी बात को रद्द कर दिया। लेकिन रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो बच्चे ने एक ऐसी हरकत की जो मेरे जिस्म को दर्द में बदल गई। मुझे लगा जैसे कोई चीज़ मेरी पसलियों से टकरा गई हो। मैं चीख पड़ी। एहसन भागा आया। क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, ये बच्चा, ये आम नहीं है, मुझे खौफ आ रहा है। एहसन ने मुझे गले लगाया, मगर उसकी तसल्ली में भी एक झूठ था। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं मजीद इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा है। एहसन, मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरी आवाज़ में एक फैसला कुन सख्ती थी जो मैंने खुद में पहले कभी महसूस नहीं की थी। कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। सिर्फ पंखे की आवाज़ गूंज रही थी। एहसन का टूटा हुआ पाँव अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, मगर उसकी रूह मेरे सामने टूट चुकी थी। वो चुप रहा, अपना सर नीचे झुकाए हुए, जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। कुछ देर के बाद वो बोला, महक, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आवाज़ में गहरी पशेमानी थी। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था और गुर्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। उसने आहिस्ता से कहा, हम पैसे वापस कर देते हैं, मगर वो औरत नहीं मानेगी, वो हमें जीने नहीं देगी। हम उलझ गए। हमारे दरमियान कोई बातचीत नहीं रही, सिर्फ सिसकियाँ और गुस्सा। मैंने कहा, मुझे ये बच्चा चाहिए, मेरा ज़मीर मुझे नहीं छोड़ रहा। एहसन ने खौफ से मेरी तरफ देखा। महक, तुम नहीं जानती कि वो औरत कौन है,
वो हमें पुलिस से पकड़वा देगी, हमें जेल में डलवा देगी। रात भर हम इस मसले पर लड़ते रहे और आखिरकार एक खौफनाक फैसला हुआ, मैं अकेली भाग जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हें यहीं रहना होगा ताकि शक ना हो, वो तुम पर एतबार करेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई हूँ। हसन को यह मंसूबा अजीब लगा, मगर वो जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। तुम कहाँ जाओगी? उसने पूछा। अपने घर, अम्मी के पास, मैंने जवाब दिया। अगली रात जब मिसेस शाह की कोठी में मुकम्मल सन्नाटा था, मैंने अपने ज़रूरी कागजात और कुछ कपड़े एक छोटे से थैले में डाले। एहसन ने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। महक, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें जल्द मिलने आऊँगा। उसकी आंखों में एक आखिरी मोहब्बत झलकी, मगर उस मोहब्बत के नीचे छुपा हुआ डर ज़्यादा गहरा था। मैंने उसे एक आखिरी बार देखा और रात के अंधेरे में क्वार्टर से निकल गई। मैंने गांव की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ी। 3 घंटे का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील सफ़र था। मैं बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रही थी, जैसे अपने बच्चे को छुपा रही हूँ। फजर के वक्त मैं गांव पहुंची और अपने घर का दरवाज़ा बजाया। अम्मी नुसरत बेगम ने हैरत से दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में नींद थी। महक, तुम? सब खैरियत? मैं रोते हुए उनके गले लग गई और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने मिसेस शाह, 20 लाख, साइंसी तजुर्बा और बच्चे की अजीब हरकतों के बारे में बताया। अम्मी के चेहरे पर हवाइयाँ थीं, उनकी आंखों में खौफ तैरने लगा, मगर उनका लहजा बदल चुका था। बेटी, तुमने मुसीबत मोल ली है, वो औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मेरे पेट पर हाथ फेरा और कहा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये उसका तजुर्बा है। मेरी अम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया था, मगर उनकी बहन खाला जीनत बेगम ने एक बार उन्हें बताया था कि मिसेस शाह के बारे में बहुत अजीब बातें मशहूर हैं, कि वो साइंसी तहकीक में बहुत गहराई तक जा चुकी हैं और उनके पास बहुत बड़े हुकूमती ताल्लुकात हैं। अम्मी, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, मैंने मजबूती से कहा। अगरचे मेरी आवाज़ कांप रही थी। अम्मी नुसरत बेगम ने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। तुम्हारी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है महक, हम इस बच्चे को बचाएंगे, मगर तुम्हें छुप कर रहना होगा। अगले ही लम्हे अम्मी ने मेरे भाई राफी को फ़ोन किया और उसे सारी सूरत हाल बताई। राफी फ़ौरन काम छोड़कर घर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और तशवीश थी। राफी ने दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत कर दिया और मोहल्ले वालों से कहा कि महक बीमार है और आराम कर रही है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो खौफ का पर्दा थी। उधर एहसन का फ़ोन हर घंटे के बाद आता। मिसेस शाह पागल हो चुकी है, वो कहता रहा। उसने मुझसे सारी बात पूछी है और मैंने उसे बताया कि तुमने पैसे चुराए और भाग गई। उसने धमकियां देना शुरू कर दी। वो कह रही है कि वो पुलिस तक शामिल कर चुकी है और मुझे भी जेल में डालेगी। अम्मी कुरान पढ़ती रही और मैंने तौबा की कि लालच में आकर गुनाह किया। अब सिर्फ दुआ बाकी थी कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को महफूज रखे। मैं सजदे में गिर कर रोया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन हमारे घर के बाहर एक अजीब सी बू आई। राफे ने बाहर जाकर देखा तो एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से वहाँ से गुजरी थी। वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और फिर अंदर आकर मुझे एक अजीब बात बताई। महक, वहाँ कोई चीज़ थी जो सड़ रही थी, एक अजीब केमिकल की बू। मैं चौंकी। केमिकल? राफे ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि वो हमें ट्रैक कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ बैठ गया। क्या मिसेस शाह ने कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई है? क्या ये सब उसके साइंसी तजुर्बे का हिस्सा है? मैंने एहसन को फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन बंद था। उसकी खामोशी मुझे ज़्यादा खौफज़दा कर रही थी। आखिर वो दिन आया जो मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और दर्दनाक दिन था। दर्द ने मुझे बेहाल कर दिया। गांव की पुरानी दाई, जो एक तजुर्बेकार औरत थी, वो मुझे कमरे में ले गई। अम्मी नुसरत बेगम मेरे पास बैठी थी। उनकी आंखों में दुआ और खौफ था। रात के उस पहर कमरे में बस एक छोटी सी लालटेन जल रही थी और उसकी धीमी रोशनी में मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। घंटों की तकलीफ के बाद एक खामोशी छा गई। दाई की सांसें तेज हो गईं और उसने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। मैंने आंखें खोली तो सामने एक अजीब सा वजूद था, एक ऐसा वजूद जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो बच्चा नहीं था, वो एक खौफनाक मंजर था। उसका सर बहुत बड़ा, गैर फितरी तौर पर गोल, और उसकी आंखें छोटी और बिल्कुल बेरंग थी। उसका जिस्म बालों से भरा हुआ था, घने और सियाह बाल जो एक आम बच्चे पर नहीं होते। उसके जिल्द का रंग अजीब था और उसके हाथ और पाँव की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे किसी जानवर के पंजे। ये क्या है? मैं चीख उठी। मेरी चीख कमरे की खामोशी को चीर गई। दाई लरसते हुए बोली, ये बच्चा नहीं लगता बेगम, ये कोई और मखलूक है जिसे कुदरत ने बनाया नहीं है। अम्मी के चेहरे पर हवाइयाँ थीं। वो खौफ से लरस रही थी
उनकी आंखों में एक दहशत थी। मैं खौफ से लरज उठी। मैंने अपने हाथों को देखा जो उस खौफनाक मखलूक की मां बन चुके थे। अचानक उस वजूद ने एक गैर मामूली हरकत की। उसके मुंह से एक आवाज निकली जो बच्चे की चीख नहीं थी, बल्कि एक ऊंची धाती सी सीटी की आवाज थी, गोया कोई मशीन चल रही हो। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई और मैं बेहोश होने वाली थी। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला, इतनी जोर से कि वो अपनी जगह से हट गया। बाहर की रोशनी ने कमरे को भर दिया। मेरे जिस्म का हर हिस्सा सनसना गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और मेरा दिल गोया धड़कना भूल गया। ये ट्विस्ट, बच्चे की पैदाइश पर चीख के बजाय धाती सीटी की आवाज का निकलना, उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि यह इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक साइंसी तजुर्बा था। मिसेस शाह अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मुझे मौत से ज्यादा खौफजदा कर रही थी। उनके पीछे एहसन भी था। उसकी नजरें नीचे थीं, गोया वो अपनी तमाम तर बेशर्मी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी जिस्मानी हालत बता रही थी कि वो डरा हुआ है, मगर उसके अंदर का लालच उसे यहां तक ले आया था। तुम भागकर क्या समझी, कामयाब हो गई? मिसेस शाह चिल्लाई। उनकी आवाज में नफरत और फतह का जहर घुला हुआ था। तुम एक जाहिल औरत हो महक। तुमने एक साइंसी प्रोजेक्ट को चैलेंज किया है। उनकी नजर बच्चे पर पड़ी तो उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। वो एक अजीब सी खुशी थी जिसे देखकर मुझे लगा कि ये इंसान नहीं, एक शैतान है। वो बोली, ओहो, तजुर्बा कामयाब हो गया। वो कमरे में घूमने लगी, बच्चे को देखा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हुई। महक, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। मैं साकत रह गई, मेरी जबान लड़खड़ा गई। कौन सा तजुर्बा? मैंने चीख कर पूछा। तुम क्या कर रही हो? मिसेस शाह ने एक गहरी सांस दी और अपने बालों को संवारा। ये बच्चा दवा के असरात का तजुर्बा है। उन्होंने एक नई बात का इंतशाफ किया। तुम्हें 20 लाख इसीलिए दिए थे, तुम्हारी गुर्बत तुम्हें इस तजुर्बे का हिस्सा बना चुकी है। हमने तुम्हारी जीनियाती साख्त में कुछ तब्दीलियां की थी और तुम्हें जो दूध दिया जा रहा था वो दरअसल एक मसनूई माए था जो बच्चे की साख्त को बेहतर बना रहा था। मेरा दिल बैठने लगा। मेरा बच्चा? वो कोई इंसान नहीं, कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक साइंसी तजुर्बा था। मिसेस शाह ने बच्चे को उठाया जो अभी तक धाती सीटी की आवाज निकाल रहा था। वो बोली, महक, ये बच्चा जिसे हम स्पेसमैन ओमेगा कहते हैं, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंसी तजुर्बा है। ये ट्विस्ट, मिसेस शाह का बच्चे को स्पेसमैन ओमेगा कहना, इसने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा बच्चा किसी साइंसी लैब का एक हिस्सा है। मैं काम कर बोली, तो ये इंसान नहीं बल्कि तुम्हारा तजुर्बा है। मेरे अंदर की मां ने इस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर दिया। मिसेस शाह तंजिया हंसी। हाँ, तुम साइंसी तारीख का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारा जिस्म एक मशीन था जिसने मेरे ख्वाब को पूरा किया। वो हंसी और उनकी हंसी मुझे पागल कर रही थी। मैंने अपने बच्चे की तरफ देखा। वो अजीब सा वजूद जो मुझे बाप की तरह प्यारा था। मेरे आंसू रुक न सके। ये दुख और शर्मिंदगी के आंसू थे। मिसेस शाह ने नोटों की गड्डी मेरी तरफ बढ़ाई। वो 10 लाख रुपए थे। ये लो, अपना सौदा पूरा करो। बाकी के 10 लाख जब बच्चा जवान हो जाएगा तब मिलेंगे। वो मुझे सांपों जैसी लगी। मैंने वो गड्डियां दीवार पर दे मारी और चीख कर बोली, ये मेरे बच्चे का खून है, मैं नहीं लूंगी। मेरी आवाज में एक आग थी, एक गुस्सा था। तुमने मेरी ममता को खरीदा है और मैं तुम्हारा ये सौदा वापस करती हूँ। मिसेस शाह कंधे उचकाती बाहर निकल गई। बच्चे को एक खास कंबल में लपेट कर ले गई। वो जाते जाते एक और ट्विस्ट दे गई। और हाँ महक, तुम्हारा शौहर एहसन, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं आया था, जो अभी भी नजरें चुरा रहा था। वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उसने खुद तुम्हें इस तजुर्बे के लिए पेश किया था, गुर्बत की वजह से। मैं हैरान रह गई। एहसन ने मुझे धोखा दिया था। वो सिर्फ लालच में नहीं बल्कि इस सौदे में मेरा शरीक था। एहसन की यह गद्दारी मेरे लिए मौत से ज्यादा तकलीफ दे थी। मिसेस शाह चली गई और मैं टूटकर जमीन पर गिर गई। दरवाजा बंद हुआ तो मैं जमीन पर गिर गई, जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी। मेरे सामने अंधेरा था। जमीर का बोझ इतना भारी था कि सांस बंद होने लगी। मैं रोती रही। मेरी सिसकियां कमरे की हर दीवार से टकरा रही थी। एहसन करीब आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। महक, खुद को संभालो, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। मैंने उसे धकेल दिया। दफा हो जाओ, तुमने इंसान नहीं एक रूह बेच दी। मेरी आंखों में नफरत और गुस्सा था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरी ममता का सौदा बनाया। एहसन रोने लगा और बोला, मैं क्या करता, गुर्बत ने हमें मजबूर कर दिया था। महक, मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। बाहर बारिश बरसने लगी। ये बारिश मेरे आंसुओं को छुपा रही थी। अम्मी नुसरत बेगम सजदे में गिरकर रो रही थी।
उनकी आवाज में एक गहरी पशेमानी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में कुदरत के काम में दखल अंदाजी की। उसी वक्त बाहर से बच्चे की चीख नहीं बल्कि वो धाती सीटी की आवाज गूंजी। मिसेस शाह की गाड़ी दूर जा रही थी और उस आवाज के साथ मेरी सांस रुक गई। मेरा दिल टूट चुका था। मैं जमीन पर बेजान पड़ी थी। मेरी जिंदगी का आखिरी मंजर मेरी मां का रोता हुआ चेहरा था और बाहर गली में एक ट्विस्ट, एक जोरदार पुलिस सायरन की आवाज गूंज रही थी जो ये बता रही थी कि इंसाफ आखिरकार आ रहा है। मगर मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेरी रूह परवास कर गई और मैं हमेशा के लिए उस खौफनाक तजुर्बे से आजाद हो गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।